हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। हमारी पिछली कहानी को प्यार देने के लिए आपका शुक्रिया। दोस्तों, एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ। आशा करते हैं आप इस कहानी को भी उतना ही प्यार देंगे। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। वो बड़ी ही अजीब सी नज़रों से अपनी माँ की तरफ देख रहा था। अपनी माँ का इस तरह का रवैया उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। आखिरकार उसने पूछ लिया, माँ, तुम्हें इस बच्ची पर ज़रा भी दया नहीं आ रही क्या? तुम सतीश के साथ खेल रही हो, वो तो 2 साल का हो गया है और ये अभी सिर्फ 8 महीने की है। ये नीचे पड़ी रो रही है, थोड़ा इसे भी उठाकर तो पुचकार लो, शायद वह चुप हो जाएगी। देख आनंद, तुझे मैंने पहले भी कह दिया है, इस बच्ची को मेरे पास आने मत दिया कर। नफ़रत है मुझे इससे। एक तो आते ही बाप को खा गई, दूसरा दिन भर रोती भिलकती रहती है। ज़िंदगी जहन्नुम हो गई है इसकी वजह से। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? ये महज 8 महीने की बच्ची है। पापा का स्वर्गवास हो गया, वो एक एक्सीडेंट था। इसमें इस मासूम की क्या गलती? तुम ही तो कहती हो ना, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, तो इसे क्यों कोसती हो दिन रात? देख आनंद, तुझे तेरे पिता ने क्या कहा मुझे नहीं पता, पर अगर तू इस बच्ची को लेकर मेरे पीछे पीछे भागता रहेगा तो अच्छा यही होगा कि तू भी मुझसे बात करना बंद कर दे। इसकी शक्ल भी सहन नहीं होती मुझे। कोई बात नहीं माँ, आप मत दो इसकी तरफ ध्यान। इसका बड़ा भाई है ना, मैं इसे पाल लूँगा। मैंने पापा को वचन दिया है। पर एक बात ध्यान रखना, जब तक तुम इसे अपने प्यार की हकदार नहीं समझती, तब तक मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। सभी यात्रीगण अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें, बहुत ही जल्दी यह प्लेन लैंड होने वाला है। इस आवाज़ से अचानक आनंद फ्लैशबैक से बाहर आया। वर्तमान काल, 30 साल बाद। अपने पिता के बिजनेस को देश ही नहीं बल्कि विदेशों में बढ़ाने लगा है आनंद। आज कनाडा वह सिर्फ अपनी एक डील पक्की करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग में आया हुआ है। उसका प्लेन लैंड हो रहा है। आनंद, लंबा कद, गोरा रंग, हल्की सी बियर्ड, गठीला शरीर और स्टाइल तो किसी हीरो को भी मात दे दे। ऊपर से नीचे तक सूट बूट और फिर आंखों पर गोगल लगाते हुए प्लेन से उतरता है, जिसे कोई भी देखे तो फिदा हो जाए। आनंद एयरपोर्ट से बाहर आ रहा होता है, तभी एक लड़की दौड़कर आती है और दूर से ही चिल्लाती है, आनंद, मैं यहाँ हूँ, अरे सुनो तो आनंद, आनंद। आनंद मुड़कर देखता है, गुस्से से दांत दबाते हुए। ओ नो, ये पनौती कहाँ से आ गई? फिर बनावटी हंसी के साथ, है नेहा, तुम यहाँ कैसे? लो, तुम कनाडा आओगे और तुम्हारी नेहा को पता नहीं चलेगा? ऐसा हो सकता है क्या? मुझे बुआ ने पहले ही फ़ोन करके बता दिया था, नेहा ने कहा। नेहा आनंद के मामा के दोस्त की बेटी है, जो आनंद के मामा मामी के पास कनाडा में रहती है। अपने मन में ही गुस्से से बड़बड़ाते हुए, जो काम करना चाहिए वह तो माँ करती नहीं, और जो नहीं करना चाहिए उसके लिए ना जाने कितने सपने बुनती रहती हैं। देखो नेहा, मैं यहाँ काम से आया हूँ, दोपहर 3 बजे मेरी कॉन्फ्रेंस मीटिंग है। सो प्लीज़ तुम घर चली जाओ, मैं बाद में सबसे मिलने आ जाऊँगा। जानती हूँ सबसे मिलने आ जाओगे, पर मेरा क्या? तुम्हारा काम बनता है मुझे अलग से बात करने का, मुझे स्पेशल वक्त देने का। आखिर होने वाली बीवी हूँ तुम्हारी। ओह गॉड, बचपन से यही एक राग अलाप रही है। अब इससे कैसे पीछे छुड़ाऊँ? अपने सर पर 2 उंगलियों को घुमाते हुए मन ही मन आनंद सोच रहा था। तभी सामने से एक 40-42 साल की उम्र के सज्जन आनंद की तरफ बढ़ते हैं और अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं, ओह हेलो मिस्टर मलिक, आप आनंद मलिक है ना? मैं मिस्टर हुड्डा आपको पीएमएनसी से रिसीव करने आया हूँ। आपकी गाड़ी तैयार है सर। मन ही मन आनंद भगवान को धन्यवाद करता है कि चलो जान छूटी नेहा से। फिर भी एक बार बनावटी चेहरे के साथ थोड़ा सा नाराज़ होते हुए आनंद नेहा से कहता है, नेहा तुम अभी घर जाओ, जैसे ही मीटिंग ख़त्म होगी वैसे हम दोनों पूरा कनाडा घूमेंगे। तुम आओगी ना? क्या सच? खुशी से उछलते हुए नेहा ने कहा, ज़रूर घुमाऊंगी, पर पिछली बार की तरह चले मत जाना। पिछली बार भी तुमने यही कहा था। अरे नहीं, इस बार पक्का, और अगर डील पक्की हो गई तो तुम्हें बहुत सारी शॉपिंग भी करवाऊंगा। ग्रेट आनंद, थैंक यू सो मच माय लव, लव यू सो मच। नाउ यू मे गो, बट आई विल वेट फॉर यू। और आनंद गाड़ी में बैठकर कंपनी की तरफ निकल जाता है। सो मिस्टर हुड्डा, कितनी कंपनियों के कोटेशंस आए हुए हैं, इस बारे में मुझे बता सकते हैं आप? जी मिस्टर मलिक, पूरी 162 कंपनियों ने कोटेशंस भरा हुआ है।
पर सबसे ऊपर आपका नाम है, तो चिंता मत करिए, आपकी डील फाइनल हो ही जाएगी। मिस्टर हुड्डा हंसकर कहते हैं, चिंता मुझे नहीं, आपको करनी है। अगर डील कैंसिल होगी तो नुकसान भी आपकी कंपनी को होगा। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बातों ही बातों में पीएमएनसी ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है। मिस्टर हुड्डा गाड़ी से उतरते हैं और आनंद की तरफ आकर उनका दरवाज़ा खोलते हैं। आनंद गाड़ी से उतरता है और बड़े ही ध्यान से पीएमएनसी ऑर्गेनाइजेशन को देखता है। मिस्टर हुड्डा, कॉन्फ्रेंस कौन से फ्लोर पर है? सर, 13th फ्लोर पर। आनंद लिफ्ट से 13th फ्लोर की तरफ जाता है। आनंद लिफ्ट के सामने खड़ा होता है। मिस्टर हुड्डा लिफ्ट की बटन को दबाते हैं। लिफ्ट का दरवाज़ा खुलते ही दोनों अंदर जाते हैं। देर से ही दरवाज़ा बंद होने लगता है। दूर से एक लड़की चिल्लाते हुए आती है, रुको, लिफ्ट को रोको प्लीज़, लिफ्ट को रोको। यह सुनते ही आनंद अपना हाथ लिफ्ट के बीचों बीच लाता है, जिससे दरवाज़ा ऑटोमेटिकली खुल जाता है। थैंक यू सो मच। आप जो भी कोई हो, पर आपको नहीं पता था कि मुझे कितनी देर हो गई है। आज इंडिया से कोई खड़ूस कॉन्फ्रेंस में आने वाला है, और अगर मैं टाइम पर नहीं गई ना तो बॉस मुझे डिसमिस कर देंगे। उस मिस्टर मलिक की तो उसकी वजह से बहुत कुछ सुनना पड़ा मुझे। दांतों को दबाकर गुस्से में वह लड़की बोली, एक आप है, मेरी आवाज़ दूर से सुनकर भी आप मेरी मदद के लिए तैयार हो गए, और एक वो इंडिया से आने वाला खड़ूस जिसकी अभी तक शक्ल भी नहीं देखी, पर उसकी अकल ने मेरी सत्यानाश वाट लगा डाली। आनंद बोहों को उश्काते हुए, वाट? इस पर लड़की ने जवाब दिया, वाट वाला वाट नहीं, वाट लगा डाली, वाट। अरे तुम कनाडियन हो, हिंदुस्तानी नहीं ना। यह वाट लगा डाली क्या समझ में आएगा तुम्हें? यह तो हमारे मुंबई में ही चलता है। अगर मुझे वे खड़ूस मलिक मिल जाए ना तो मैं अभी के अभी उसके चेहरे की वाट लगा डालूंगी। गुस्से में, नॉट रियली मिस्टर हुड्डा। जैसे ही आनंद ने हुड्डा जी को कहा, उस लड़की की नज़र हुड्डा जी की तरफ गई। अरे तो आप भी हैं यहाँ पर हुड्डा जी? देखो, मैंने जो भी उस खड़ूस मलिक के बारे में कहा है ना, प्लीज़ आप उनसे या मेरे बॉस से मेरी चुगली मत करना। वह तो क्या है ना, ये काम के प्रेशर से इतना परेशान हो गई हूँ कि गुस्सा आ जाता है। वैसे आप कौन से फ्लोर पर काम करते हैं? आपको पहले कभी नहीं देखा। जब उस लड़की ने इस तरह आंखों में प्रश्न लेकर आनंद की तरफ देखा तो आनंद ने एक प्यारी सी मुस्कान देकर कहा, आज ही ज्वाइन हुआ हूँ 13 फ्लोर पर। ओके, मैं भी वहीं काम करती हूँ। डोंट वरी, तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगी, स्पेशली अपने खड़ूस बॉस को हैंडल करना। जी ठीक है मैडम। वैसे मैडम, आपका नाम क्या है? आनंद ने पूछा तो उस लड़की ने हंसकर जवाब दिया, नंदिनी। नंदिनी नाम है मेरा। 2 महीने पहले इंडिया से आई हूँ। सोचा था बाहर के देशों में बहुत ही सुकून होगा, पर अपना देश तो अपना ही होता है। सोच रही हूँ वापस चली जाऊँ, यहाँ मन नहीं लगता। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? और इतने में ही लिफ्ट रुक गई। सब बाहर निकलने लगे और वह लड़की सामने से बोली, कोई बात नहीं, किसी और दिन बता देना अपना नाम। अब तो मुलाकात होती रहेगी, अभी बहुत जल्दी में हूँ। एक साथ दो दो खड़ूस को हैंडल करना है। ओके बाय, गुड डे। आनंद की हंसी रुकते नहीं रुक रही थी। उसे गुस्सा भी आ रहा था और हंसी भी। बड़ा सा कॉन्फ्रेंस हॉल, बीच में एक बड़ा सा टेबल, उसके एक अगल बगल बहुत सारी कुर्सियां, सामने एक बड़ा सा प्रोजेक्टर और एक लैपटॉप। ये पीएमएनसी ऑर्गेनाइजेशन के मालिक मिस्टर अक्षय ओबराय, जो कि आनंद के साथ कॉन्फ्रेंस रूम में जा रहे हैं। वहाँ पर पहले से ही 18 मेंबर बैठे हुए हैं। मिस्टर अक्षय आनंद को अपने ही सामने वाले चेयर पर बैठाते हैं और कहते हैं, आपकी फ़ाइल पढ़ी मैंने, डील आपको ही मिलेगी, पर एक बार आप हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस ज़रूर देखिएगा। हो सकता है आप यह पीएमएनसी से रिलेशनशिप ज़िंदगी भर के लिए कर लें। मिस्टर अक्षय आनंद जल्दबाजी कभी नहीं करता। पहले चीज़ों को आंखें से तोलता है, फिर हाथों से, उसके बाद तसल्ली पढ़ने पर ही लेता है। जिंदगी भर का सौदा इतनी जल्दी बिल्कुल नहीं। तभी पियोन 2 कप कॉफ़ी लेकर आता है, एक अक्षय के लिए और दूसरी आनंद के लिए। अक्षय पियोन को कहता है, नंदिनी को फाइल लेकर भेजे। नंदिनी, जो कि अक्षय की पीए मतलब पर्सनल असिस्टेंट है। नंदिनी एंटर करती है तो आनंद अपना मुंह अपनी हथेली से छुपाने की कोशिश करता है। ना चाहते हुए भी उसे हंसी आने लगती है। नंदिनी, गुड आफ्टरनून सर। अक्षय नंदिनी से, गुड आफ्टरनून नंदिनी, इनसे मिलिए, ये हैं हमारे डीलर। हमारी कंपनी इनसे मर्ज होने के बाद आसमान छूने वाली है और हमारा रिलेशन अब और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। यह है मिस्टर आनंद मलिक। गुड आफ्टरनून मिस्टर आनंद मलिक। कहते हुए नंदिनी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही आनंद ने अपनी हथेली हटाकर नंदिनी से हाथ मिलाया, नंदिनी बर्फ की तरह वहीं जम गई, जैसे उसे कोई शौक लग गया हो। मिस नंदिनी से गुड आफ्टरनून। मिस्टर अक्षय कहते हैं, आप मिस्टर मलिक हो। आप मिस्टर मलिक नहीं हो सकते, और अगर आप मिस्टर मलिक हो
तो मिस्टर मलिक आप मुझे माफ़ कर दीजिए। नज़रों को छुपाते हुए धीरे से नंदिनी ने मिस्टर मलिक को कहा। इस पर आनंद ने कहा, इट्स ओके, यू कंटिन्यू योर बिजनेस वर्क। लिफ्ट की बातें मैं बाद में लिफ्ट में ही सुलझा लूँगा। नंदिनी चौंक कर बोली, वाट, लिफ्ट में? आज के बाद तो मैं लिफ्ट में पैर ही नहीं रखूँगी। मिस नंदिनी आप कंटिन्यू करेंगी फिर? क्या बड़बड़ाए जा रही हैं? अपने काम की तरफ ध्यान दीजिए। डरते हुए जब नंदिनी ने आनंद की तरफ देखा तो आनंद ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर को तिरछा हिलाकर उसे कंटिन्यू करने की परमिशन दी। कुछ सुनने से पहले मैं आप सभी से यह कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ एवरी वन स्विच ऑफ योर मोबाइल, क्योंकि मुझे काम के वक्त सिर्फ काम ही अच्छा लगता है। नो डिस्टर्बेंस, ओके? आनंद सभी की ओर देखते हुए बोला। अक्षय के साथ बाकी सारे लोगों ने भी अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया, सिवाय नंदिनी के। नंदिनी ने प्रोजेक्टर ऑन करके लैपटॉप पर एक यूएसबी लगाई और पूरा प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करने लगी। आनंद को प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा लगा, स्पेशली प्रोजेक्ट समझाने वाली भी। तभी आनंद का फ़ोन बजता है। सारे लोग आनंद की तरफ देखते हैं क्योंकि उसे दूसरों के मोबाइल की आवाज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, पर खुद के मोबाइल को स्विच ऑफ करना वह भूल गया। फिर भी उसने सबकी तरफ देखा और फिर फ़ोन उठा लिया। आनंद के चेहरे के एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा था कि मानो कोई उसे बहुत सुना रहा है और वह चुपचाप सुन रहा हो। फ़ोन पर वह माफ़ी मांग रहा था, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी यह भी कह रहा था। कॉन्फ्रेंस रूम में सभी के मन में यही बात चल रही थी कि जिस आनंद मलिक खड़ूस इंसान के बारे में आज तक उन्होंने सुना था, वह क्या कभी किसी से माफ़ी भी मांग सकता है? दुनिया की नज़र में खड़ूस इंसान फ़ोन पर किसी से माफ़ी मांग रहा था। यह देखकर पूरा कॉन्फ्रेंस हॉल भौंचक्का रह गया। जानता हूँ मैंने ये सब जानबूझकर थोड़े ही ना किया। जानती हो ना, तुम्हारे नाम को मैं आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहता हूँ। हर जगह सिर्फ गरिमा इंडस्ट्रीज़ का नाम होना चाहिए। वह सब तो ठीक है, पर अगर आप कल तक नहीं आए ना तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी। जानते हैं ना, कल मेरा जन्मदिन है और यह मत भूलिए आप भी उसी दिन पैदा हुए हैं। हम दोनों का जन्मदिन एक ही दिन आता है, जानते हैं ना? सामने वाली लड़की फ़ोन पर बोल रही थी। हाँ तो ठीक है ना, इतनी सी बात के लिए अब मुझसे लड़ोगी, बात नहीं करोगी? माफ़ कर दो, देखो मैंने अपने दोनों कान यहाँ पर पकड़े हुए हैं। अच्छा तो मोबाइल कौन से हाथ से पकड़ा हुआ है? चुटकी ले रहे हैं ना मेरी? फ़ोन पर सामने से आवाज़ आई। हाँ बाबा, एक ही कान पकड़ा हुआ है। तुम ना सच में मेरी दादी अम्मा हो। अच्छा ठीक है, तुम्हारे सोने से पहले मैं यहाँ से निकल चुका होऊंगा और तुम्हारे उठने से पहले मैं वहाँ आ जाऊँगा। सामने से आवाज़ आई, अगर मेरे उठने से पहले नहीं आ पाए तो थोड़ा ज़्यादा सो लेना मेरी दादी अम्मा। तुम भी ना जाने कब तक तुम्हारा बचपना जाएगा। उधर आनंद फ़ोन पर बात कर रहा था। इधर कॉन्फ्रेंस रूम में सारे मेंबर्स में खुसर फुसर हो रही थी कि जिस इंसान से आनंद बात कर रहा है, क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड है? हाँ, तभी तो उससे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहा है, वरना इतना खड़ूस इंसान किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता। माफ़ी मांगना तो दूर की बात, बस उसी वक्त सबकी टेबल पर चाय रखने के लिए आए हुए पियोन ने भी यह बात सुन ली और पूरे पीएनएमसी कॉरपोरेशन में यह बात फैल गई कि आनंद मलिक की कोई गर्लफ्रेंड है जिससे वह फ़ोन पर माफ़ी मांग रहे थे। यह खबर इतनी सनसनीखेज थी कि ना जाने कैसे इतनी जल्दी ये खबर मीडिया में भी पहुंच गई और ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई कि आनंद मलिक ने अपना जीवन साथी ढूंढ लिया है। उसी वक्त आनंद ने अपना फ़ोन रखा। सब उसकी तरफ ऐसे देख रहे थे तो उसने भी गुस्से से सबकी तरफ देखते हुए कहा, वाट, मेरी छोटी बहन का फ़ोन था। उसकी बात सुन सभी ने अपना माथा पीट लिया। सब कुछ फाइनल हो चुका था। गरिमा इंडस्ट्रीज़ पीएमएनसी ऑर्गेनाइजेशन से मर्ज होने वाली थी कि आनंद को फ़ोन पर फ़ोन आने लगे। उसने भी सामने से बहुत सारे क्वेश्चन किए, व्हाट, हाउ, इट्स फेक न्यूज़ एटसेट्रा। आनंद ने अपने भाई राज को फ़ोन किया, जिसका खुद का अपना एक टीवी न्यूज़ चैनल है, और वह खुद औरों से पूछ रहा है कि उन्हें यह खबर कहाँ से मिली। हाँ बिग बी बोलिए, मैं जो सुन रहा हूँ वह सच है क्या बिग बी? मेरा भी तो न्यूज़ चैनल है। यह न्यूज़ अगर पहले मैं दिखाता तो टॉप में होता। आपको पता है ना इस इंडस्ट्री में कितना कंपटीशन है, और आप हैं कि मुझे इतनी बड़ी न्यूज़ देते देते रह गए। आनंद गुस्से में, क्या बकवास कर रहे हो स्टूपिड? गुस्से में अपने दांतों को दबाते हुए, जबड़ा भींचते हुए, तू पता कर कि यह न्यूज़ कहाँ से लीक हुई है। मुझे खुद नहीं मालूम मेरी गर्लफ्रेंड कब पैदा हो गई। वह तो आपसे 2-1 साल बाद ही पैदा हुई होगी, हंसते हुए राज ने कहा, पर डर के मारे फ़ोन रख दिया। राज ने अपने सोर्सेज से पता किया तो उसे समझ में आ गया कि यह पूरा किया कराया पीएमएनसी कॉरपोरेशन की किसी एक वर्कर का है,
जो वक्त बे वक्त न्यूज़ रिपोर्टिंग भी करता रहता है। जैसे ही राज ने आनंद को ये सारी बातें बताई, आनंद का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वह तुरंत ही डीलिंग के पेपर फाड़कर अक्षय के मुंह पर फेंकते हुए कहता है, अपने वर्कर्स को अपने अंडर संभाल कर रखना सीखो, वरना जहां हो वहीं रह जाओगे। और गुस्से में वहां से निकल जाता है। अक्षय कुछ समझ ही नहीं पाता कि आखिर हुआ क्या। और मिस्टर आनंद मलिक इस तरह सारे मेंबर्स के सामने मेरे इंसल्ट करके कैसे जा सकते हैं। अब तो अक्षय के मन में आनंद के लिए नफरत पैदा हो गई है। इतनी नफरत जितना आनंद कभी सोच भी नहीं सकता था। उसी वक्त मिस्टर हुड्डा वहां आए और अक्षय के कानों में कुछ फुसफुसाकर कहने लगे। अक्षय ने वह मीटिंग वहीं डिसमिस करके 3 लोगों को अपने प्राइवेट कैबिन में बुलाया। एक पियोन, दूसरा जिसने यह न्यूज़ लीक की, और तीसरा इंसान जिसकी आप सबको उम्मीद भी नहीं होगी, हमारी बड़बोली प्यारी नंदिनी। मिस नंदिनी, आप एक लड़की हैं, इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप अपना रेजिग्नेशन लेटर मुझे दे दो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। और तुम दोनों, यू बोथ आर फायर्ड फ्रॉम माई ऑर्गेनाइजेशन। सभी को अपनी गलती पता थी और नंदिनी भी जान चुकी थी कि मिस्टर हुड्डा ने नंदिनी और आनंद की लिफ्ट में हुई सारी बातें बता दी। वैसे भी उसका दिल इस कंपनी में तो नहीं लग रहा था, तो उसने तुरंत रेजिग्नेशन लेटर टाइप किया और अक्षय के पास देकर निकल गई। जाते जाते मिस्टर हुड्डा की तरफ गुस्से से देखकर उसने कहा, देख लूंगी तुझे खोसट बुड्ढे हूँ। आनंद अपने कनाडा वाले मामा के पास कुछ घंटों के लिए जाता है। वहाँ नेहा से मिलता है। नेहा बहुत ही खूबसूरती के साथ तैयार हुई उसका वेट कर रही थी। उसने बड़े ही प्यार से कहा, चलो मैं रेडी हूँ तुम्हें पूरा कनाडा दिखाने के लिए। आनंद का मूड वैसे भी ठीक नहीं था। उसने नेहा को गुस्से से चिल्ला कर कहा, कहीं नहीं जाना मुझे, और वैसे भी डील पक्की नहीं हुई। मामी मेरे लिए एक कमरा तैयार करवा दो, थोड़ी देर सोना चाहता हूँ। 9:30 बजे की फ़्लाइट है, जब तक मैं फ्रेश होकर आराम करना चाहता हूँ। उसकी मामी ने कहा, डील पक्की नहीं हुई तो इसमें बाकी सबका क्या दोष। बेचारी नेहा को तो देखो कैसे रुआंसी हो गई। सुबह से कितनी उछल रही थी, आनंद आया है, उसके साथ बाहर जाऊंगी। तुम्हारा गुस्सा तो हम सभी जानते हैं, पर बेटा कभी कभी तुम भी दूसरों को समझने की कोशिश किया करो। मामी आप क्या चाहती हैं, मैं किसी होटल में जाकर रुकूं? इतने भी बुरे दिन नहीं है मेरे कि आपकी बातों को सुनूं। अगर आपके घर में इंतज़ाम नहीं है तो मैं किसी भी 5 स्टार होटल में जाकर रह सकता हूं। अरे तू तो बुरा मान गया आनंद। आनंद की नाड़ी सीढ़ियों से उतरते हुए लाठी पकड़े धीरे धीरे लिविंग रूम में आ रही थी। क्या गलत कह दिया तेरी मामी ने? फिर भी अगर तुझे इतना बुरा लगा तो जा, मेरा कमरा तेरे लिए पूरी तरह से ठीक करवा के रखा है मैंने। जाकर तेरे लिए कुछ खाने को भेजती हूँ, रात के खाने से पहले कोई तुझे नहीं उठाएगा। आनंद झुककर नानी के पैर छूता है और उनसे कहता है, मुझे तो सिर्फ तुम ही समझ सकती हो नानी, वरना तुम्हारी बेटी भी मुंबई में बैठी हुई है, वह भी मुझे नहीं समझती। वह भी मुझसे यही शिकायत करती है आनंद कि तू उसे नहीं समझता। अब तू ही बता, रास्ते की लड़की के लिए कोई अपनी माँ से 18 साल बिना बोले रह सकता है? पर तू है कि। आनंद जबड़ा भींचते हुए जोर से चिल्लाता है, नानी आपको अच्छी तरह से पता है वह कोई रास्ते की लड़की नहीं है, मेरी बहन है, वह मेरे पिता का खून है। उसके बारे में एक शब्द भी नहीं सुन सकता। पहले लगता था कि माँ का दिमाग ख़राब है, पर आप सभी का दिमाग ख़राब है, नहीं रहना मुझे इस घर में। और गुस्से में आनंद बाहर निकल जाता है। थोड़ा आराम करने के बाद होटल में अपना डिनर ख़त्म करके आनंद एयरपोर्ट की तरफ निकलता है। जैसे ही वह एयरपोर्ट के मेन एंट्रेंस में पहुंचता है, वहां उसे नेहा दिखाई देती है। आनंद चौंकते हुए, नेहा तुम यहाँ क्या कर रही हो? सामने खड़ी कार से एक बड़ा बुके निकाल कर नेहा आनंद को देते हुए कहती है, तुम घर से गुस्से में निकल आए, पर मैं तुम्हारा बर्थडे थोड़े ना भूल जाऊंगी। हैप्पी बर्थडे आनंद। थैंक यू सो मच नेहा, पर मैं बुके इंडिया नहीं ले जा सकता। तुम्हें तो पता है कोई गिफ्ट होता तो शायद। है ना, तुम्हें पसंद आएगा ऐसा गिफ्ट है, नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा और कार से लगेज निकालना शुरू किया। यह किसका लगेज है नेहा? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, इसमें सिर्फ मेरे लिए गिफ्ट है या पूरे परिवार के लिए भर के दिया है? मिस्टर खड़ूस, इसमें कोई गिफ्ट नहीं है, मैं तुम्हारे साथ इंडिया जा रही हूँ, यही तुम्हारा गिफ्ट है। बकवास बंद करो। कुछ भी क्या बोल रही हो तुम? इंडिया आकर क्या करोगी? गुस्से में आनंद बोला। तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं इंडिया आऊँगी? मैं तो बुआ के घर जा रही हूँ, बुआ से मिले बहुत दिन हो गए, सोचा तुम्हारे साथ ही चलूँ। उन्होंने ही बुलाया है मुझे कल शाम की पार्टी के लिए। तुम्हें कैसे पता कि उन लोगों ने पार्टी अरेंज की है? आनंद पूछता है तो नेहा कहती है,
फ़ोन नाम की भी कोई चीज़ होती है और उससे बात की जा सकती है। दूसरी तरफ मुंह करके जबड़ा भींचते हुए आनंद कहता है, हे भगवान, अब ये पनौती भी मेरे साथ ही चलेगी। अब पूरा रास्ता कैसे कटेगा आप ही को पता है। और तुम्हारी टिकट उसका क्या? नेहा अकड़ते हुए बोली, उसकी चिंता तुम मत करो, राज ने उसका बंदोबस्त कर दिया है। ऑनलाइन टिकट्स बुक हो चुकी है मेरी। घर चलकर सबसे पहले इस राज से निपट लूँगा मैं। गुस्से में मन ही मन आनंद बोला, चलो फिर कोई चारा छोड़ा है क्या तुमने मेरे सामने? अगर तुम ऐसे बिहेव करोगे तो मुझे भी ऐसे ही बिहेव करना पड़ेगा मिस्टर आनंद। हंसते हुए नेहा ने कहा। फ्लाइट में जाते ही आनंद को पता चलता है कि दोनों की सीट एक ही साथ है। वह पहले से ही नेहा को चेतावनी देता है, मैं बहुत थका हुआ हूँ और मुझे सोना है, सो प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी। ओके, जवाब में नेहा कहती है और खुद आनंद से पहले सो जाती है। घर पहुंचते ही सुबह के 5 बजे नेहा अपनी बुआ यानी कि आनंद के माँ के पास जाती है और आनंद सीधे गरिमा के कमरे में। गरिमा सोई हुई थी, उसके गालों पर उसकी लटें बिखरी हुई थी, उसके हाथों की दोनों मुट्ठियां बंद थी। हंसते हुए आनंद ने कहा, छुटकी, आज भी एकदम बचपना भरा हुआ है तुझ में मेरी प्यारी बहना। लव यू सो मच। देख तेरा भाई आ गया। कोई बात नहीं, तू सो, मैं इंतज़ार करता हूँ, वादा पूरा किया मैंने तेरा। क्या करें, एक अलग सा ही नाता है जो ना चाहते हुए भी कभी रोक नहीं पाता। मैं सच कहूँ तो तुझसे दूर रह ही नहीं पाता तेरा ये भाई। तेरी माँ और बाप दोनों बढ़कर पाला है तुझे, शायद इसलिए एक अलग सा नाता है तुझसे जिसे ये समाज बिल्कुल नहीं समझ पाएगा। और जो हमारे इस नाते को नहीं समझ पाएगा उसे इस घर में क्या, मेरी ज़िंदगी के इर्द गिर्द भी बिल्कुल एंट्री नहीं मिलेगी। और गरिमा को निहारते हुए आनंद खुद कुर्सी पर न जाने कब सो जाता है। गरिमा उठती है, सामने घड़ी को देखते, ओ गॉड, 8 बज गए। पलट कर देखती है तो आनंद को सामने पाकर ज़ोर से चिल्लाती है, भाई आप आ गए। आप कब आए? मुझे तो पता ही नहीं चला, मैं तो सोई थी। आप मुझे जगा तो सकते थे। कोई बात नहीं, हैप्पी बर्थडे भाई। आकर गरिमा आनंद के गले लग जाती है, हैप्पी बर्थडे मेरी प्यारी छुटकी। तुझे मेरी भी उम्र लग जाए, ऐसे ही हमेशा मुस्कुराती रहे। तेरे भाई की यही इच्छा है। आप दोनों ही एक दूसरे को विश करोगे या हमें भी विश करने का मौका मिलेगा? पीछे से राज और सतीश आते हैं और वे दोनों भी दोनों के गले लगकर एक ग्रुप हग करते हैं। बिग बी और छुटकी, तुम दोनों को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। छुटकी, मुझे सिर्फ आनंद भैया बुलाएंगे, आप सब तो मुझे गरिमा ही बुलाएंगे। सूट नहीं होता आप लोगों पर। कमर पर हाथ रखते हुए गरिमा बोली। इस पर सतीश ने उसकी चोटी पकड़कर खींचते हुए कहा, अच्छा हम पर सूट नहीं होता? वैसे भी तुझे तो सिर्फ तेरे बड़े भाई ही पसंद है, हम लोगों का तो कुछ भी नहीं, हमें तो कोई प्यार ही नहीं करता। मुंह लटकाते हुए सतीश ने कहा। आनंद ने हंसते हुए कहा, चलो चलो अब बहुत नखरे हो गए, आओ सब लोग गले मिल जाओ। वैसे तुम्हारे लिए गिफ्ट आया हुआ है कनाडा से। तीनों बहन भाई गरिमा, राज और सतीश एक साथ मिलकर कहते हैं, क्या? जल्दी बताइए ना भाई। आनंद रोब से कहता है, नेहा। तीनों फिर एक साथ कहते हैं, ओ नो। गरिमा इस पर चिढ़ते हुए कहती है, क्या भाई, उस चिपको को क्यों लाए अपने साथ में? ये तो तू अपने राज भाई से ही पूछ ले, इन्होंने ही उसकी टिकट करवाई है, वह भी मेरी ही फ्लाइट की, मेरे ही बगल वाली सीट। कितना पका हूँ मैं, मुझे ही पता है। 10 मिनट सोई और फिर चपड़ 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 चालू हो गई। इस पर राज ने बात पलटते हुए कहा, कोई बात नहीं, छोड़ो वह सब। शाम को सब तैयार है ना? होटल ओबराय में मैंने बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट किया है, तो हम सब वहीं मिलते हैं शाम 6 बजे। ओके। बिग बी और गरिमा एक बार फिर से हैप्पी बर्थडे बोथ ऑफ यू कहकर वह अपने ऑफिस ऑल इन वन न्यूज़ के लिए चला जाता है। सतीश भी कुछ तैयारियों में बिजी हो जाता है। गरिमा और आनंद भी अपनी अपनी तैयारियां करने लगते हैं। घर में सभी से नेहा मिलती है। नेहा की बुआ यानी आनंद की माँ सावित्री देवी बहुत ही खुश है कि वह आखिर आनंद के साथ आई। शाम 7 बजे पूरा परिवार होटल ओबराय में पहुंचता है। वहां का स्टाफ पूरी तैयारियों से है। होटल का पूरा पार्टी एरिया बहुत सारे रिश्तेदारों और बिजनेस रिलेटिव से भरा हुआ है। उसी भीड़ को चीरते हुए ऊपर गई एक सीढ़ी पर आनंद मलिक और उनकी बहन गरिमा अंधेरे में खड़े हैं। अचानक उन पर स्पॉट लाइट पड़ती है। सभी की नजरें उन्हीं पर ही थी। आनंद ब्लैक कलर के ब्लेजर सूट में बहुत ही हैंडसम दिख रहा था और गरिमा आज पूरे 21 साल की हो गई थी, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। ब्लू और पिंक कॉम्बिनेशन का इवनिंग लॉन्ग गाउन पहना हुआ है और ना जाने कितनों के दिलों को घायल कर चुकी है। पर एक ऐसी नज़र भी थी जो गरिमा से नज़र एक करना चाहती थी, मिलना चाहती थी, उससे बातें करना चाहती थी। वह नज़रें किसकी थी यह तो मिलकर ही पता चलेगा।
दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहे थे, सीढ़ियों की बत्तियां जलती ही जा रही थी और पूरा हॉल, जो हल्की डिम लाइट में था, रोशनी से चकाचौंध हो गया। सामने टेबल पर एक बहुत ही आलीशान केक सजा हुआ था, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में आनंद और गरिमा लिखा हुआ था। दोनों बड़े ही शान से टेबल के पास आए और केक काटा। दोनों भाई बहनों ने एक दूसरे को खिलाया। फिर बाद में राज, सतीश और नेहा भी आ गई। सब के सब एक दूसरे पर टूटने लगे, केक का टुकड़ा ले लेकर। कभी मुंह को खिलाते तो कभी गाल को। बहुत खुशी का माहौल था। सारे बिजनेस रिलेटिव्स जो कि आनंद को बधाइयाँ देने लगे और बड़े बड़े गिफ्ट तोहफे के रूप में दोनों को देने लगे। आनंद सभी से खुशी खुशी हाथ मिलाते हुए अपनी बहन को इंट्रोड्यूस कराता है। आनंद राज के कान में कुछ खुसर पुसर करता है। राज जाकर के सामने एक दीवार पर, जहां बड़ा सा पर्दा लगा हुआ है, वहां का प्रोजेक्टर शुरू करता है। आनंद गरिमा की आंखों पर पट्टी बांधकर प्रोजेक्टर की तरफ उसका चेहरा करते हुए कहता है, मेरी प्यारी बहना, अब तुम जो देखने वाली हो ना, यह तुम्हारा गिफ्ट होगा। आंखें खुलते ही गरिमा दीवार को देखती है, जिस पर चलचित्र चल रहा होता है। उसमें किसी बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है। शुरुआत एक गेट से होती है, जिस पर लिखा हुआ है गरिमानंद आश्रम। यह क्या है भाई? यह किस चीज़ का कंस्ट्रक्शन चल रहा है? यह तो किसी आश्रम का लग रहा है। जानता हूँ छुटकी, तो हर साल आश्रम जाकर लोगों को अपने हिस्से की सारी चीज़ें दान कर देती थी ना। अपने जन्मदिन के दिन आज का दिन कैसे भूल गई? मैं नहीं था इसीलिए ना, पर मैं तो नहीं भूल सकता। यह तेरे और मेरे दोनों का नाम को मिलाकर बना हुआ है, गरिमानंद आश्रम। यहाँ हर बेसहारा इंसान रह सकता है, फिर वह 5 मिनट का बच्चा, नवजात शिशु हो या फिर अपनी ज़िंदगी के बचे हुए 5 मिनट गुजारने वाला वृद्ध। ये तो इसकी नींव पड़ रही है। पर बहुत ही जल्द तुम इस आश्रम की मालिक बनोगी और अपने इस आनंद भाई की कमाई जितना चाहो उतना उन बेसहारों अनाथ लोगों पर लुटा सकती हो। बोलो, पसंद आया ना? जैसे ही आनंद गरिमा की तरफ देखता है, गरिमा की दोनों आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। क्या हुआ छुटकी, तुझे क्यों पसंद नहीं आया? वैसे घर के बाहर एक कार भी खड़ी है तेरे लिए, वह भी तेरा गिफ्ट है। मुस्कुराते हुए गरिमा कहती है, नहीं भाई, आपने आज मुझे स्वर्ग से ला करके आशीर्वाद दे दिया है, माँ पिता का, उन सारे देवताओं का, जो शायद मुझे कभी नहीं मिल सकता। अब तो ज़िंदगी भर इनकी सेवा करते करते बहुत सारे आशीर्वाद जमा करना है मुझे। और अपने हाथों को उल्टा करके आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, आप दुनिया के बेस्ट भाई हो। हम दोनों की माँ भले एक ही ना हो, पर हम दोनों के दिल एक ही खून से बने हैं। मैं आपका ही कतरा हूँ भाई, आपकी बहन बेटी सब कुछ। मुझे तो भगवान भी आप में ही दिखता है। और कहते हुए गले लग जाती है। चारों तरफ तालियों की खिलखिलाहट होती है। आनंद सभी दोस्तों को खाने के लिए कहता है और रिश्तेदारों से मिलता है एक एक करके। गरिमा भी सभी लोगों से मिल रही थी कि अचानक से किसी एक कोने से चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। गरिमा वहां से आंसू पोंछते हुए होटल से दौड़ती हुई बाहर निकली। आनंद उसे रोकने के लिए जा ही रहा था, पर वह सामने खड़ी कैब में जाकर बैठ गई और उसको शायद घर जाने के लिए कह दिया। आनंद कुछ समझ ही नहीं पाया, वह भी उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ा। आनंद ने गरिमा को आवाज़ भी दी, गरिमा सुनो तो सही, पर शायद गरिमा तक आवाज़ ही नहीं पहुंची। उसका इस तरह से रोते हुए पार्टी के बीच से निकल जाना आनंद को बहुत बुरा लग रहा था। वह वापस उन्हीं लोगों के पास गया जहां गरिमा खड़ी थी। सबसे पूछा, क्या हुआ? गरिमा इस तरह से रोती हुई क्यों गई? वहां खड़े सभी लोग शांत थे, कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था। उसने राज को जोर से आवाज़ दी, राज कहाँ हो? राज दौड़कर आनंद के पास आया। भाई आप चुप हो जाइए, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ क्या हुआ। आनंद ने गुस्से में 3 तालियां बजाई और कहा, पार्टी ओवर नाउ। आनंद भाई प्लीज़ शांत हो जाइए, मैं आपको पूरी बात समझाता हूँ। राज आनंद को समझाते हुए, कुछ नहीं सुनना और समझना मुझे। आज मेरे लिए और मेरी बहन गरिमा के लिए बहुत ही खास दिन है। उसे रुलाने का मतलब मुझसे दुश्मनी लेना। तू सिर्फ मुझे उस शख्सियत का नाम बता जिसने मेरी बहन की आंखों में आंसू लाए। ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से गरिमा पार्टी छोड़कर चली गई, वह भी आंखों में आंसू लिए? गुस्से में जबड़ा भींचते हुए और अपने हाथों की मुट्ठियां बनाते हुए आनंद बोला। उसी वक्त सतीश आकर कहता है, आनंद भाई आपने पार्टी ओवर कहा कि लोगों में बातें हो रही हैं। हमारे बिजनेस पार्टनर भी इस पार्टी में शामिल हैं। फैमिली मैटर अलग है और बिजनेस मैटर अलग। आप सोचिए, क्या मैं कुछ और अनाउंस कर दूं जिससे बात समझ जाए? तू क्या करना चाह रहा है तू कर सतीश, पर फिलहाल यहाँ से जा। राज तू मुझे सिर्फ नाम बता। भाई आप प्लीज़ शांत हो जाइए, मैं आपको कह रहा हूँ ना, बात छोटी सी है पर दिल पर लग गई।
दरअसल अपनी मेघना बुआ पार्टी में गरिमा की तारीफ़ें कर रही थी और उसी वक्त गरिमा वहां आ गई। आपको तो पता है बुआ गरिमा से बहुत प्यार करती है, अपने भाई की आखिरी निशानी मानती है उसे, इसलिए बस उसे पुचकारने और प्यार करने लगी। पर हमेशा की तरह माँ से यह सब सहन नहीं हुआ और माँ की बुआ से कहा सुनी हो गई, जिसमें माँ ने कहा कि पापा ने इसे रास्ते से उठाया है, वह अनाथ है जैसे आपने इसे सहारा दिया और अब आप यहाँ आश्रम भी इन्हीं जैसे लोगों के लिए बना रहे हैं। यह सुनकर गरिमा सहन नहीं कर पाई और रोते हुए यहाँ से चली गई। आनंद गुस्से से जबड़ा भींचते हुए, कसम से ये औरत पागल हो चुकी है, अगर मेरी जन्म देने वाली माँ नहीं होती ना तो उसका गला दबा देता। राज गुस्से से, क्या कह रहे हैं भाई आप, जुबान को लगाम दीजिए। आप बात तो माँ से 20 साल से नहीं कर रहे हैं, कम से कम आप उनके बेटे हैं ये तो मत भूलिए। तू मुझे मत सिखा राज, बेटा हूँ इसलिए इस वक्त भी चुप हूँ, वरना तुझे पता है गरिमा की आंखों में आंसू आना मतलब मुझसे दुश्मनी लेना। शायद आपका माँ से 20 सालों से ना बोलना ही एक दर्द बनकर चुभ गया होगा उनके दिल में, इसलिए वह अपनी सारी भड़ास गरिमा पर उतारती हैं। कभी कोशिश करके माँ का दर्जा देकर देखे उन्हें, प्यार से बोलिए तो सही, शायद उनका छिपा हुआ प्यार गरिमा के लिए भी उभर आए। आप प्यार की उम्मीद अपने लिए करते हैं ना माँ से, तो बदले में उन्हें भी प्यार की ज़रूरत है। आपने गरिमा को ना अपनाने की सज़ा माँ को दी, इसकी जिम्मेदार भी वही है राज। आनंद गुस्से से बोलता है, 8 महीने की मेरी बहन रो रही थी, ना जाने कितनी बार हाथ पैर जोड़कर मैं उनके सामने उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था, पर उन्हें ना मेरी बेबसी दिख रही थी ना गरिमा की लाचारी। मैंने 8 महीने की बच्ची को पाल पोस कर 21 साल का किया है। इसी बीच ना जाने कितने ऐसे काम हैं जो शायद मुझे नहीं पता होना चाहिए, जो मेरी माँ कर सकती थी पर उन्होंने नहीं किया। वो मेरी दुश्मन नहीं थी पर उन्हें मुझ पर दया नहीं आई, उन्हें गुस्सा पिताजी पर था, गरिमा को मुझे सौंपने पर था, पर मुझ पर तो नहीं था ना। मेरी दुर्दशा को कम करने के लिए वह गरिमा को तो संभाल सकती थी। अपनी पढ़ाई और गरिमा का अस्तित्व दोनों मैंने अपने बलबूते पर बनाया है। इसमें माँ अपना फ़र्ज़ तो निभा ही सकती थी ना, कुछ नहीं तो साथ तो दे सकती थी। पर नहीं, उनका घमंड उनके आगे आ रहा था। गरिमा का इस घर में आना उनके लिए नफ़रत की दीवार बना रहा था। आज इतने लोगों के सामने भी उन्होंने गरिमा को नीचा दिखाने से पीछे नहीं हटना चाहा। इसे क्या कहूँ, माँ का प्यार या माँ की नफ़रत? टू बी कंटिन्यूड।